गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आप सभी का तहे दिल से वेलकम है हमारे इस प्यारे से बैच 11 में, जिसमें कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका आज है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले देखा कि मोशन एक्चुअल में कहते किसको है, हमारे चैप्टर का नाम मोशन क्यों है, हम क्या पढ़ेंगे इसमें, रेस्ट एंड मोशन में क्या रिलेटिविटी है उसको उसका देखा हमने। उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिटेल से पढ़ा और फिर हम आगे बढ़ गए अपनी जो है हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को ही हमने डिटेल में पढ़ा कि डिस्टेंस किसको कहते हैं, जो एक्चुअल पाथ जो भी बॉडी कवर करती है उसको डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो कि रिजल्टेंट यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ जो हो सकता था किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हैं। आई होप कि आपने वो वाला लेक्चर देख रखा होगा। अगर नहीं देख रखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वहाँ पर लिंक डाल दिया है लेक्चर नंबर 1 करके, मोशन लेक्चर नंबर 1। उसके नीचे जो लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट उस वीडियो पर चले जाएंगे। उस वीडियो को देखिए पूरा, फिर ही यहाँ आइए, बिकॉज ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने सोचा जैसे देखिए, डिस्टेंस हमने पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना स्केलर एंड वेक्टर के बारे में आपको और थोड़ा सा डिटेल में बता दिया जाए। एंड जो हम यूनिट्स यूज़ करेंगे, जैसे आगे की स्लाइड में आप देख सकते हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम यूनिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जो हम यूनिट्स जैसे मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर एंड ऑल जितनी भी सारी यूनिट्स होती हैं उसको हम देखेंगे, ताकि आपको यूनिट कन्वर्जन वाले सवाल जो होते हैं उसमें दिक्कत नहीं आए। बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, लेकिन बेध्यानी की वजह से हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। बेध्यानी किस में होती है, यूनिट्स में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज किसको कहते हैं वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में। हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, इस वजह से हम जो है इसको थोड़ा सा अलग से देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम मैग्नीट्यूड क्या, व्हाट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कि जैसे हमने किसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी चीज को नापा कि ये चीज जो है वो 10 किलो इसका वेट है। ठीक है, 10 किलो हमने, फॉर एग्जाम्पल चावल की कोई बोरी है, उसको हमने नापा कि 10 किलो इसका वेट है। तो ये 10 जो है ना, 10, दिस इज मैग्नीट्यूड, इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। हमने देखा कि किसी कोई पर्सन जो है उसने 1 किलोमीटर वॉक किया, तो 1 जो है कितना किलोमीटर वॉक किया, 1 किलोमीटर, 1 को क्या कहेंगे हम, मैग्नीट्यूड कहेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड दो चीज होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हम सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को देख करके बात करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी कैसे है, क्योंकि डिस्टेंस अगर कोई इंसान नाप रहा है तो वो कोई इंसान किसी भी डायरेक्शन में जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि उस इंसान ने कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे आपकी बाइक पर, आपकी स्कूटी पर, या आपके फादर की, मदर की स्कूटी पर जो आपका मीटर लगा हुआ रहता है, जिसमें वो दिखाता है कि ये बाइक अब तक कितना चली। ये जब से आपने ये बाइक खरीदी है तब से अब तक ये बाइक कितना चली, तो उसमें एक सर्टेन लाइक 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर्स दिखाता है। तो ये थोड़ी दिखाता कि वो 1500 किलोमीटर्स ईस्ट ही में चलती जा रही थी बाइक, या 15 किलोमीटर्स नॉर्थ में चली है, पहले ईस्ट में चली, 1 किलोमीटर ईस्ट में चली, 2 किलोमीटर नॉर्थ में चली, एंड देन एंड ऑल। वो डायरेक्शन नहीं दिखाता, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाता है। और मैग्नीट्यूड का ही हमें काम रहता है, ताकि हम जो है अगर कभी गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह कराएं तो उन लोगों को पता लगे कि ये गाड़ी एक्चुअल में कितना यूज हो गई है, या किस हिसाब से इसकी सर्विसिंग करनी। तो इस वजह से वहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड का काम है, डायरेक्शन का कोई काम है नहीं, और हम बता भी नहीं पाएंगे क्योंकि भाई गाड़ी तो बहुत सारी डायरेक्शन में चलती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से वास्ता है, हमारा मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले तो हमने जो पढ़ा डिस्टेंस, उसके बाद जो है लेंथ, LENGH लेंथ, एंड और हम लिख सकते हैं मास, एंड हम लिख सकते हैं टाइम। टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अरे भाई 2 बज रहे हैं, किस कहाँ बज रहे हैं, 2 किस तरफ बज रहे हैं, ये पूछने का सवाल नहीं है कोई, राइट। ये सेंसलेस सवाल है कि किस डायरेक्शन में 2 बज रहे हैं। अरे भाई 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, दैट इज वाई वी कॉल देम स्केलर। ठीक है, अब आते हैं हम
अपने दूसरे टाइप पर, जो कि है वेक्टर क्वांटिटीज। व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है ना, ये मिलता है पेड बैचेस में। तो लेकिन हमने सोचा कि हम शुरुआत करते हैं कि जैसे यूट्यूब पे आप अगर जाएंगे पढ़ने तो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। आजकल ज़माना है वन शॉट का। लोग सारा कंटेंट सारे साल अपने बैच में पढ़ाते हैं, उसके बाद जब एग्जाम का टाइम आता है तो वन शॉट, ये शॉट, वो शॉट, गन शॉट एंड ऑल, ये सब लेकर के आते हैं। लेकिन हम जो है, हमने कोशिश की है और इंशाल्लाह हम अपनी इस कोशिश में कामयाब भी होंगे। हमने कोशिश की हम वो कंटेंट जो पेड बेचेस में आज के डेट में पढ़ाया जा रहा है वो हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको अपने जो भी फेलोज हैं क्लास के, वो उनके साथ शेयर करें और जो है बढ़िया से पढ़ाई करते रहें और ट्रस्ट बना करके पढ़ाई करते रहें। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमारे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, हम इंशाल्लाह आपका वक्त पर सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे और बहुत अच्छे से कराएंगे। आप देख ही रहे हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज अलग से कोई नहीं पढ़ाता 9th क्लास के लेवल पर, बट मैं लेकर के आई हूँ बिकॉज इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और बहुत ही हेल्पफुल रहता है। राइट, तो वेक्टर क्वांटिटीज किसको कहते हैं? भाई स्केलर में हमने देख लिया कि डिस्टेंस, स्केलर में हमने देख लिया कि जो डायरेक्शन जो है वो मैटर नहीं करती है। वेक्टर क्वांटिटीज किसको कहते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन मैटर करती है। अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे। अब इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, राइट। अगर हम इस वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करें तो हमारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। और इनकी ज़रूरत क्यों होती है वेक्टर क्वांटिटीज़ की? सबसे पहले मैं आपको इसकी ज़रूरत बताती हूँ कि भाई किसी भी चीज़ की डायरेक्शन बताने की ज़रूरत क्यों है। वो तो आपको एक एग्जांपल तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता ही होगा कि अगर हम जो है बाइक चला रहे हैं, हमें कहीं जाना है, अगर कोई हमको सही डायरेक्शन नहीं बताएगा तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, राइट। तो यहाँ सबसे मेन डायरेक्शन। लेकिन जो बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिल्ली है, ठीक है, और यहाँ पर है मुंबई, ठीक है। तो इसका जो बाय रोड रूट है, बाय रोड दिल्ली और मुंबई का रूट है, वो कुछ ऐसा 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 एकदम यहाँ वहाँ बिल्कुल, मतलब जो है बीच में क्योंकि घर मार्केट सब सब आता है तो गांव आते हैं, तो उसका बाय रोड जो है रूट, फॉर एग्जांपल ये इस तरह का है। लेकिन ये तो बाय रोड है, जमीन पर आपके घर होते हैं, मकानात होते हैं, मोहल्ले होते हैं, गांव बस्तियां होती हैं। तो इस वजह से हमें उस हिसाब से रोड बना, हम सीधा तो नहीं बना सकते, बीच में नदी आ गई तो हमें उस हिसाब से रोड को मोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब हम एयर में जाते हैं, हवा में जाते हैं, तो वहां तो कोई मकाना तो ये सब नहीं है। तो वहां हमें क्या चाहिए, हम ऐसा रूट हम पकड़ते हैं जो डायरेक्ट एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करे, राइट। हम ऐसा रूट पकड़ेंगे जो डायरेक्ट सीधा एकदम एक स्ट्रेट लाइन में एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट करे। एयरप्लेन से हम जल्दी क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि एक तो ये बात होती है कि एयरप्लेन ज्यादा तेज चलता है, ज्यादा स्पीड होती है उसकी, और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एयरप्लेन जो रूट यूज करता है वो डायरेक्ट एक सिटी से दूसरे सिटी के को यूज करता है। तो इस जगह पर हमें डिस्प्लेसमेंट की बहुत जरूरत होती है, राइट। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, जाकर के देखिए अगर नहीं देखा है तो यहाँ वो चीज यूज हो रही है। दिल्ली है और ये मुंबई है, तो उस शहर की डायरेक्शन दिल्ली से किस डायरेक्शन में है? फॉर एग्जांपल ईस्ट डायरेक्शन में ये जो है मुंबई है, तो हम डायरेक्टली ईस्ट डायरेक्शन में दिल्ली से चलना शुरू करेंगे एयरप्लेन पर बैठ करके, और हम डायरेक्टली मुंबई पहुंच जाएंगे। दैट इज वाई डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जब हम हवा में जाते हैं, एयरप्लेन से सफर करते हैं, तो हमें डायरेक्शन जाननी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में अगर चलना शुरू करेंगे एयर में तो हमें वो सिटी मिल जाएगी। लेकिन हमने रोड फॉलो करते हुए हमें पता लगा कि भाई दिल्ली से मुंबई जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो हमने बाइक उठाई, हम ईस्ट की डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए, तो हम कहीं और ही पहुंच जाएंगे, किसी दुनिया में ही पहुंच जाएंगे जमीन पर अगर हमने ऐसा किया। लेकिन हम अगर एयर में ईस्ट की डायरेक्शन में पहुंचेंगे तो हमें कहीं ना कहीं मुंबई मिल ही जाएगा। तो इस जगह पर हमें क्या, एक ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल है जिस जगह पर डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो those physical quantities just like displacement which have both magnitude and direction are called क्या? वेक्टर क्वांटिटीज। सबसे पहले आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें हम डायरेक्शन भी देखेंगे, और क्यों देखेंगे ये मैंने आपको भी फौरन फौरन बताया, और जिसमें हम मैग्नीट्यूड भी देखेंगे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटीज। और क्लास 11th में वेक्टर नाम का पूरा चैप्टर है जिसमें आपको इसकी कैलकुलेशन सिखाई जाएगी कि एक्चुअल में वेक्टर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल हो गया हमारे सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट, जिसका भी अभी हमने तज़किरा किया। राइटिंग को प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा बिकॉज इसमें बनती नहीं है सही राइटिंग, जो बात सही। डिस्प्लेसमेंट एंड वी हैव वेलोसिटी, जो कि आज हम पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट कल पढ़ा चुकी हूँ मैं।
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये भी हम आज ही पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन, वेट, एंड मोमेंटम, फोर्स कह सकते हैं हम, फोर्स फोर्स पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में। अब एक सवाल आपके जहन में आया होगा, मैम अभी तो आप कह रही थी कि 10 किलो जो है वो मैग्नीट्यूड है और मास जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। देखिए केमिस्ट्री में मास और वेट को एक ही चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग चीज़ें होती हैं। वेट उस फोर्स को कहते हैं जो कि हमें जिससे हम जो कि हमें नीचे ज़मीन की तरफ खींच रहा है, यानी कि एमजी जिसको कहते हैं, मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब ऐसा फोर्स है जो कि हमें ज़मीन की तरफ खींच रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम जो है वेट कहते हैं। तो ये अगर कोई भी जैसे बॉडी है, उसका कुछ ना कुछ वेट होता है ना? वो उसको किस फोर्स से ज़मीन जो है वो अपनी तरफ खींच रही है, वो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगता है। यानी कि जो भी ग्राउंड है, अगर हम ग्राउंड पे, अगर ये बॉडी ग्राउंड पे मूव कर रही है, तो वो हमेशा ग्राउंड की डायरेक्शन में लगता है। तो वेट और मास क्या होता है कि कोई भी चीज़ कितनी है, क्या उसकी उसके अंदर कोई भी मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टफ्ड बॉल है, तो उसके अंदर कितना मटेरियल भरा है, वो चीज़ उसके अंदर मैटर कितना है, उसको क्या कहते हैं, हम मास कहते हैं। वेट क्या कहते हैं, वेट किसको कहते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमें, जिससे कि हम ग्राउंड पर खड़े हैं। आज हम जो ग्राउंड पर खड़े हैं, आपका पेन जो ये टेबल पर रखा हुआ है, आपकी बुक जो ये टेबल पर रखी हुई है, ये सब एमजी की वजह से रखी हुई है। तो इसी एमजी को जो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, हमेशा डाउनवर्ड्स ग्राउंड की तरफ लगता है, इसको हम वेट कहते हैं। वेट इज इक्वल टू mg, मास एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि हम अप्रोक्सीमेटली 9.8 या फिर 10 लेते हैं, इसको हम वेट कहते हैं। तो वेट और मास में बहुत डिफरेंस है, फिजिक्स में हम ये डिफरेंस जानते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड वन मोर थिंग, वेक्टर क्वांटिटीज को हम, जैसे वेलोसिटी है तो इसके ऊपर एरो से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन है तो हम इसके ऊपर एरो से डिनोट करते हैं। जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उसके हम ऊपर हम कोई भी एरो नहीं लगाते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं उसको हम एरो से डिनोट करते हैं। जैसे फोर्स है तो हम फोर्स को भी एरो से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है उसकी यूनिट होती है मीटर। यूनिट मतलब हम किसी भी चीज़ को मतलब कैसे नापते हैं। यूनिवर्सली हमने क्या माना है कि इतना पार्टिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे। ये सारी दुनिया मानती है कि इतना डिस्टेंस जो है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रही हूँ, सारी दुनिया इस बात पर कंसिडर करती है कि इतना डिस्टेंस अगर होगा, अगर कोई चीज़ 100 सेंटीमीटर लंबी होगी तो उसको हम 1 मीटर ही कहेंगे। चाहे हम इंडिया में बात करें कि कोई चीज़ 1 मीटर है तो वो 1 मीटर ही रहेगी, वो उतनी ही क्वांटिटी रहेगी। चाहे हम अमेरिका, यूएस, लंदन, यूके कहीं भी हम बात करें, यूएई कहीं भी बात करेंगे हम, वो चीज़ 1 मीटर ही रहेगी लेंथ। तो यूनिवर्सली हमने कुछ यूनिट्स को डिफाइन किया है कि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ को नाप रहे हैं, अगर 1 किलो चीनी इंडिया में 1 केजी की है तो वो अमेरिका में भी 1 केजी की ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका में 1 केजी कुछ और है, इंडिया में 1 केजी कुछ और है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं MKS सिस्टम में, हम जो है MKS, यानी कि अगर मास है तो हम उसको क्या करेंगे, सॉरी, अगर हम लेंथ को डिफाइन करेंगे तो वो हम मीटर में डिफाइन करेंगे, यानी कि मीटर्स में। अगर हम वेट क्या नाम है, मास को डिफाइन करेंगे तो हम उसको केजी में डिफाइन करेंगे, किलोग्राम में, जैसे वेट को। और अगर हम टाइम को डिफाइन करेंगे तो हम सेकंड्स में डिफाइन करेंगे। ये सब क्या है, स्टैंडर्ड्स यूनिट है। तो सबसे बड़ी बात कि ये कन्वर्जन थोड़ा सा आप याद अगर रख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वन उसके बाद ये सबसे स्टैंडर्ड जो है कन्वर्जन है। उसके बाद 60, ये तो सबको पता होता है, 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद जो है 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg, यानी कि 1 किलोग्राम।
60 minutes is equal to 1 hour एंड ऑल। तो अगर हम तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो अगर हम यहाँ से 1 मीटर निकालने की बात करें, 1 किलोमीटर में से 1 मीटर निकालने की बात करें, तो ये 1000 इसके डिवाइड में चला जाएगा, एंड यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 0.001 किलोमीटर। ये सब जो है यूनिटरी मेथड है, ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ आप याद रखिए, ये चीज़ याद रखने वाली है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, राइट। तो ऐसा आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वर्जन, अगर कोई भी चीज़ किलोमीटर में दी हुई है तो उसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली कुछ मत करिए। आपको अगर ये सब कंफ्यूजिंग लग रहा है, याद नहीं हो रहा, तो आप कुछ भी मत करिए। जैसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है ना, छोटे में कन्वर्ट करना है ना, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बड़े से, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 0.11 उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखिए, एक को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो 0.001 आता है, ये है ना। जितने जीरोज होते हैं उतने जो है आगे, जितने नीचे जीरोज होते हैं उतने डिजिट पीछे जो है पॉइंट लग जाता है, ठीक है। ये बात आई थिंक आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई भी चीज़, जैसे यहाँ 1 नहीं नहीं होके 2 भी होता, 3 भी होता, 4 भी होता, तो क्या होता है कि जितने जीरोज नीचे होते हैं ना, उतने पॉइंट्स आगे लग जाते हैं, ठीक है। उतने डिजिट पहले जो है वो पॉइंट लग जाता है। 1000 मीटर्स का 1 किलोमीटर हो गया। 1 मीटर को अगर हम किलोमीटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, जितने भी किलोमीटर्स हैं, जैसे हमको दिया गया कि 3 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, 3 किलोमीटर को क्या करो, मीटर में चेंज करो। तो हम क्या करेंगे, 3 किलोमीटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.003 मीटर्स। लेकिन और जो है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 0.003 मीटर्स को 1000 से डिवाइड करने के बजाय हम इसको क्या कर सकते हैं, 0.001 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। तो मैं इसको जो है ना अच्छे से लिख देती हूँ। इसी तरह से अगर हम 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो उसी तरह से हम, अगर हमको केजी को, जैसे हमने बोला कि हमने 3 किलो चावल लिया है, तो 3 किलो चावल को हम जानना चाहते हैं कि कितने ग्राम चावल लिया हमने, तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 3 किलो में कितने ग्राम हुए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 को, तो वो 3000 ग्राम्स हमने जो है वो चावल खरीदा। तो यानी कि हमने 3 kg चावल जो है वो खरीदा है। उसी तरह अगर हम उल्टा कर देंगे कि ग्राम्स को केजी में चेंज कर देंगे, तो ग्राम को केजी में अगर चेंज होगा तो करना होगा, तो हम 0.001, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बात समझनी होगी कि हम किसी भी छोटी यूनिट को अगर बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ी यूनिट की वैल्यू घट जाएगी, वो पॉइंट्स में चली जाएगी, राइट। और अगर किसी बड़ी यूनिट को हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी किलो वाला एग्जांपल लिया कि 3 किलो चावल मैंने खरीदा, तो 3 किलो चावल तो एक बड़ी चीज़ हो गई ना, 1 kg यानी 1000 ग्राम। तो अगर हम उसको छोटे-छोटे, अगर हम उसको छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएँगे, यानी कि वो 1000 ग्राम्स, थाउज़ेंड्स में उसका आंसर आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। वहीं अगर हम 3 ग्राम चीनी को, 3 ग्राम चावल को अगर हम किलोग्राम में चेंज करना चाहेंगे, भाई हमारे पास 3 ही ग्राम चावल है, अब हम उसमें पूछ रहे हैं कि इसको किलो में कैसे चेंज करेंगे, तो 3 ग्राम चावल को हमें डिवाइड करना होगा 1000 ग्राम से, यानी कि और वो और छोटी संख्या आएगी, राइट। वो और छोटी संख्या और ख़त्म हो जाएगा एकदम। हम जि अगर हम जैसे डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होता है, जैसे कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा है तो न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3 ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आएगा, 0.003, यानी कि 3 से और छोटा हो गया। तो हम अगर किसी भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर बड़ा आता है। अगर हम किसी छोटी यूनिट को, जैसे सेकंड्स को हम आर में वो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो उसका आंसर छोटा आएगा, बहुत छोटा, बहुत कम आर, बहुत कम घंटे काम किया इसने, राइट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे आर्स को अगर सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में 3600 सेकंड होंगे,
राइट। 60 मिनट में 60 मिनट में, और 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा होता है। 60 मिनट्स का 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, 60 × 60 3600 होंगे। तो आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3600 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने 3 घंटे काम किया, बताओ मैंने कितने मिनट काम किया, बताओ मैंने कितने सेकंड काम किए। तो हम क्या करेंगे, 3 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा, 3 0 0 0 0 6 3 18 का 1 3 3 9 और 1 10, यानी मैंने 10,800 सेकंड काम किया। कितनी बड़ी क्वांटिटी आ गई, लेकिन सेकंड है तो वो उतनी ही है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम 3 घंटा बोलें या फिर हम 10,800 सेकंड बोलें, क्योंकि 3 घंटे की वैल्यू बड़ी है और सेकंड्स की वैल्यू छोटी होती है। तो जिस चीज़ की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई भारी चीज़ उठानी है जो कि हमसे बहुत भारी है, तो हमको ज़्यादा उस चीज़ के बराबर उस चीज़ के जो है इतनी ज़्यादा ताकत जमा करनी होगी कि वो चीज़ हमसे उठ जाए, तो हमको ज़्यादा आदमी चाहिए होंगे। लेकिन वो चीज़ तो एक ही है ना? उस एक चीज़ को उठाने के लिए हमको 3 आदमी चाहिए। इसी तरह 1 किलो को हमको रिप्रेज़ेंट करने के लिए 1000 ग्राम चाहिए। हमको 1 घंटे के को रिप्रेज़ेंट करने के लिए 3600 सेकंड चाहिए। हमको 3 घंटे को रिप्रेज़ेंट करने के लिए 10,800 सेकंड चाहिए, राइट? तो जो संख्या जितनी छोटी होती है, उसको जो है बड़ी चीज़ को रिप्रेज़ेंट करने के लिए उसको उतना ज़्यादा बड़े नंबर में आना पड़ता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। उसी तरह एक चीज़ आप याद रख लीजिए, अगर मिनट्स को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि 1 मिनट में जो है वो 60 सेकंड्स होते हैं। अगर हमें किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, है ना? तो हम जो है इसको थोड़ा-सा नीचे समझ लेते हैं। क्या हमारे पास जगह है? इसको हम आई थिंक मिटा सकते हैं या नहीं? हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है? स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। यानी कितना उसने डिस्टेंस किया, कवर किया, 1 घंटे में कितनी फास्ट उसने डिस्टेंस कवर किया। इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं। ये इक्वल नहीं होते, है ना? कैसे इसको इक्वल कैसे करेंगे? ये फॉर एग्जांपल 1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर दैट मीन्स 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000। 1 आवर दैट मीन्स 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? अभी हमने बताया था 3600 सेकंड्स होते हैं। 3600, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। किलोमीटर पर आवर को यहाँ क्या बचा? 10/36। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, दोनों तरफ आप 1 से डिवाइड कर दीजिए। इसको भी 1 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर, बराबर का निशान यहाँ नहीं आएगा। ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, 36/10 लिख सकते हैं हम, ठीक है? जिसको हम लिख सकते हैं 3.6, ठीक है? अब इस तरफ हमने 1 से डिवाइड किया था, तो इसको भी 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या आ गया? 1/3.6, राइट? 1/3.6 यानी कि पॉइंट, ये इतना इस वैल्यू को यूज़ नहीं करना है। अगर किलोमीटर पर आवर को हमें छोटी संख्या में यानी कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो याद रखिए 1/3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या में कन्वर्ट करना है, यानी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर दे। ये आप यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ दिखाया है, तो ये आप इसको जो है सेम तरीके से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है? तो चलते हैं अब आगे, और इसका प्रूफ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप डायरेक्टली इसकी ट्रिक जो है याद रख लीजिए। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर आई होप कि आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखिए, इसको डिफाइन करिए, एक कॉलम। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही थी कि आंसर कैसे राइट करते हैं। जैसे कोई भी डिफरेंशिएट टाइप का आंसर है, तो इसको आप पेपर में कैसे लिखेंगे आंसर? इसको हम पेपर में ऐसे लिखेंगे, देयर आर ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम पेपर में कैसे लिखेंगे?
The main differences between distance and displacement and पूरा पूरा लिखेगा आप, मैं यहाँ शॉर्टकट में इस्तेमाल कर रही हूँ. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर लिस्टेड बिलो, या फिर ऐसा लिख सकते हैं आर एज फॉलोड, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं द फॉलोइंग आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद आप एक कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे डिस्टेंस और दूसरी तरफ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, एरो बनाएंगे. सबसे पहले डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है दोनों की वो लिखेंगे, दैट इट डिपेंड्स अपॉन पाथ followed. Distance displacement does not depend upon the path followed. It depends upon the initial and final position. उसके बाद लिखेंगे it does not have to do anything with the direction. ठीक है ना. And this includes direction also. It depends upon direction. डायरेक्शन, और डायरेक्शन ही की वजह से ये स्केलर है, ये वेक्टर है. एंड इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, इसकी भी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड ही होती है इसकी भी यूनिट. ठीक है तो आखिर लेंथ ही ना. डिस्प्लेसमेंट इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, लेकिन है तो लेंथ ही ना, तो यूनिट तो सेम ही रहेगी लेंथ को, क्योंकि हम मीटर में डिफाइन करते हैं. और जो है सॉरी, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं, इसकी यूनिट होगी मीटर्स, क्योंकि भाई डिस्टेंस जो है वो एक तरह की लेंथ है कि हम लेंथ नाप रहे हैं, कोई चीज़ कितना चला, और इसकी भी यूनिट होगी मीटर्स, इसकी कोई अलग यूनिट नहीं होगी. अगर चे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही ना, शॉर्टेस्ट पाथ. हम किसी भी चीज़ की शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ नाप रहे हैं कि इस जगह से इस जगह पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता, हम सीधे कैसे पहुंच सकते हैं इस जगह से इस जगह. तो है तो वो लेंथ ही ना, कि कितना मतलब हमको चलना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा, तो हम दोनों को मीटर्स में ही नापते हैं. राइट, दोनों की यूनिट सेम होती है. तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, आप इन सबको आई होप के लिस्ट कर सकते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ, कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन है, तो इस पर ज़रा एग्जाम से पहले ध्यान दे लीजिएगा. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एक रेसिंग कार का और हमारे इंडियन रोड्स पर चलने वाली नॉर्मल कार्स का. रेसिंग कार में क्या होता है, रोड बहुत ही प्लेन होता है. प्लेन कैसा होता है, बहुत ही प्लेन होता है जो रेसिंग का रोड होता है. डिपेंड करता है कि अगर ऑफ रोडिंग वाली रेसिंग है तो वो वैसे ही होगा, लेकिन जनरली जो है वो रेसिंग का, जो जनरली रेसिंग कार होती है वो बहुत ही प्लेन रोड पर चलती है. तो रेसिंग कार को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ऐसे यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर सकते हैं कि हमने देखा एक रेसिंग कार की रेस स्टार्ट हुई, हमने देखा कि पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में हमने जब देखना शुरू किया उसको, फर्स्ट सेकंड में उसने 5 मीटर्स कवर किया. हमने देखा दूसरे सेकंड में भी उसने 5 मीटर ही कवर किया और 5 + 5 10 मीटर्स कवर किया. तीसरे सेकंड में भी उसने 5 ही मीटर कवर किया, तो 5 + 5 + 5 दैट इज 15 मीटर्स कवर किया. ठीक है, फोर्थ सेकंड में भी हमने देखा कि वो 5 ही मीटर कवर किया, तो 5 + 5 + 5 + 5 दैट इज 20 मीटर्स उसने कवर किया. यानी कि एक एक सेकंड में ये 5 5 मीटर कवर करती जा रही है और अपना डिस्टेंस जो है वो बढ़ाती जा रही है. तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक एक सेकंड में ये जो है 5 5 मीटर 5 मीटर, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 10 15 में से 10 माइनस करेंगे, ये भी 5 मीटर. यानी हर एक सेकंड में हर एक सेकंड में हर एक सेकंड में ये क्या कर रही है, 5 मीटर चल रही है, क्योंकि रोड्स बहुत अच्छे हैं. ठीक है, प्लेन रोड है, तो इस वजह से कार के लिए ये पॉसिबल है कि वो हर, उसको रुकावट नहीं आ रही, कोई भी उसको टाइम नहीं लग रहा 5 मीटर कवर करने में, तो एक वो यूनिफॉर्म मोशन में वो चलती चली जा रही, चलती है. यहीं वहीं पर एक इंडियन जो हमारे नॉर्मल गलियारे होते हैं, गली वाले रोड्स होते हैं, उस पर चलने वाली कार है. भाई उसने कोशिश ये की कि मैं भी जो है मैं भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करूंगी, मैं भी बिना रुके जो है चलूंगी. लेकिन क्या हुआ कि एक सेकंड में तो उसने 15 मीटर कवर किया,
दूसरे सेकंड में भी उसने 5 मीटर, चलिए एक सेकंड से दूसरे सेकंड जाते हुए उसने 5 मीटर कवर किया, पहला गोल अचीव हो गया। तीसरे सेकंड में क्या हुआ कि वो जाते जाते बीच में आ गया एक ब्रेकर। अब ब्रेकर आया है फॉर एग्जाम्पल, तो कार को तो स्लो होना ही पड़ेगा, स्लो हुई, उसको टाइम ज्यादा लग गया, तो एक सेकंड में ही, एक सेकंड में वो क्या कर पाई, सिर्फ 3 ही मीटर कवर कर पाई, क्योंकि ब्रेकर की वजह से उसको क्या होना पड़ा था, स्पीड अपनी स्लो करनी पड़ी थी। उसके बाद अगला सेकंड आया, अब कार वाले ने सोचा अब तो पिछले 2 सेकंड मैंने गंवा दिए, अब मैं फिर से जो है स्पीड बढ़ाता हूँ। तो कार वाले ने सोचा कि मैं जो है क्या करता हूँ, स्पीड बढ़ाता हूँ। 4 सेकंड में हम गए तो देखा कि हमने अब इस सेकंड में आगे थोड़ा सा उसको प्लेन रोड मिला, तो इस सेकंड में उसने 10 मीटर भगा दी कार। तो ऐसे जैसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम देखें, ये एक एक सेकंड है, एक एक सेकंड है ना, इनके बीच में डिफरेंस एक एक सेकंड है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करने वाले उसको मोशन को, ऐसा मोशन जिसमें इक्वल इंटरवल टाइम में यानी एक एक सेकंड में अनइक्वल डिस्टेंस, इस इधर इसमें 5 मीटर कवर किया, इसमें 10 मीटर, इसमें 3 मीटर, इसमें 10 मीटर, तो अनइक्वल डिस्टेंस इसमें कवर हो रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें जो है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, एग्जाम्पल इसका होता है एरोप्लेन, क्योंकि हवा में जो है कोई भी रोड नहीं होते हैं, एरोप्लेन। एंड इसका एग्जाम्पल हो सकता है हम जॉगिंग जो करते हैं, या फिर कार्स, मूविंग कार, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है बिकॉज रुकावटें आती हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसको हम थोड़ा सा ना डिफाइन भी कर लेते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो, बाद में रिवाइज करने में इजी हो, ये क्या समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। When an object covers equal distances in equal intervals of time, है ना, then it is called uniform motion. When an object covers unequal distance इन इक्वल इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्यों ले रहे हैं हम दोनों जगह, क्योंकि अलग 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 टाइम लेंगे तो हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे ना। जैसे भाई एक 100 मीटर की रेस है, उसमें हमने एक बॉडी बिल्डर को खड़ा कर दिया और एक पतले सल्ले से आदमी को खड़ा कर दिया, तो कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा ना कि भाई कौन तेज दौड़ा। अगर हम दोनों सेम ही बॉडी वाले आदमी को सेम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। समझ में आया? नहीं, ऐसे कैसे समझ में आएगा भाई, चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। एक आदमी है जो एक 1 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड में उसने क्या किया, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। दूसरा आदमी है, उसने उसी 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड में 5 सेकंड में उसने कवर किया 20 मीटर। ज्यादा फास्ट कौन था, ए या बी? स्पीड किसकी तेज थी, ए की या बी की? ऑब्वियसली बी was faster than ए, क्योंकि उसने कम टाइम में यानी 5 सेकंड में ही उसने क्या किया, 20 मीटर कवर कर लिया। तेज भागा होगा जब भी ना। इसने 5 सेकंड में, ये इसको हम 0 कर देते हैं वरना ये 4 सेकंड हो जाएगा डिफरेंस इसमें। 5 सेकंड में इस ये बेचारा 10 ही मीटर चल पाया। स्लो होगा
इस वजह से। तो ये कम फास्ट चल रहा है, ये ज़्यादा फास्ट चल रहा है, यानी कि इसकी स्पीड, इसने उसी टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका कम है, यानी कि स्पीड इसकी, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका ज़्यादा है, यानी कि स्पीड इसकी ज़्यादा है। इसका डिस्टेंस 10/5, 2, इसकी स्पीड कम है, ये स्लो चला, इस वजह से 10 ही मीटर कवर कर पाया 5 सेकंड में। ये फास्ट चला तो इस वजह से ये 20 मीटर कवर कर पाया इसमें 5 सेकंड में। इसी को कहते हैं स्पीड। किसने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड कि उसकी स्पीड ज्यादा थी, इस वजह से उसने कम इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में एक आदमी ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, एक आदमी कम डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि दोनों की क्या अलग अलग थी, स्पीड अलग अलग थी। जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, जो ज्यादा आगे गया, उसकी स्पीड ज्यादा थी, जो कम दूर जा पाया उसकी स्पीड स्लो थी। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने, उसको कहते हैं स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि कोई कार 20 मीटर से 40 मीटर चल रही है, डिफरेंस क्या हो गया, 20 मीटर का। कितने टाइम में चली, 5 सेकंड में चली, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 4 सेकंड के अंदर अंदर वो अगर 20 मीटर चल रही है तो इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम स्पीड। तो इसको चलिए अच्छे से लिख लेते हैं कि कोई भी इंसान अगर, इसको मैं मिटा करके लेकर के आती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक कार जो है वो 32 किलोमीटर कवर करती है इन 4 सेकेंड्स। फाइंड स्पीड। स्पीड कैसे निकालेंगे हम, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 32 किलोमीटर। टाइम कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड्स। 32 को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 32,000 अपॉन 4 सेकेंड्स। मीटर में है तो उसको सेकंड में है तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एम के एस सिस्टम में अगर टाइम सेकंड्स में है तो जो स्पीड है, जो डिस्टेंस है वो मीटर में होना चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सिस्टम है। 32, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 32 किलोमीटर में 32,000 मीटर होते होंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8,000 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड क्या हो गई, स्पीड इज इक्वल टू 8,000 मीटर पर सेकेंड। यानी हर एक सेकंड में वो कार जो है वो 8,000 मीटर कवर कर रही है, हर एक सेकंड में वो कार जो है वो 8,000 मीटर कवर कर रही है, हर एक सेकंड में वो कार जो है वो 8,000 मीटर कवर कर रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने किलोमीटर ले लिया था गलती से, इस वजह से ये इतनी बड़ी वो नज़र आ रही है। हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, हम मीटर में शुरू से ही हम इसको मीटर में ले लेते हैं, तो हमें ये जो है क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा हमारे लिए, और थोड़ा सा आउट ऑफ दी वर्ल्ड बात नहीं लगेगी कि 8,000 मीटर एक सेकंड में कोई कार कैसे कर सकती है। मीटर में ले लेते हैं, तो अब हमें इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये मीटर में है और सेकंड में है। ठीक है, तो 32 मीटर पर सेकंड
यानी कि 8 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। ठीक है, तो कार किस स्पीड से चल रही है, हर सेकंड में ये 8 मीटर कवर कर रही है, तो स्पीड इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ए बाइक ट्रेवल्स ट्रेवल्ड 64 किलोमीटर इन 20 minutes. Find speed. अब देखिए यहाँ पर दोनों जो है अलग अलग सिस्टम में दिए हुए हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 64 किलोमीटर्स में दिया हुआ है। ध्यान से देखिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 64 किलोमीटर्स में दिया हुआ है। तो किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसकी यूनिट्स जो है ना वो स्टैंडर्ड सिस्टम में होनी चाहिए, या फिर उसकी यूनिट्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम की यूनिट होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड सिस्टम जो होता है एम के और एस, यानी कि मीटर्स, लेंथ को नापेंगे हम मीटर्स में, वेट को नापेंगे हम किलोग्राम्स में, और टाइम को नापेंगे हम सेकंड्स में। और एक और सिस्टम होता है सी जी एस, यानी कि लेंथ को हम नापेंगे सेंटीमीटर्स में, वेट को हम नापेंगे ग्राम में, और टाइम को इसमें भी हम सेकंड्स में ही नापते हैं। तो या तो आप सीजीएस सिस्टम में चेंज कर लीजिए इसको, या फिर आपको एमकेएस सिस्टम में इसको चेंज करना है। अब यहाँ क्या है, यहाँ हमको जो है दिखाई दे रहा है कि ये किलोमीटर्स तो है, ठीक है चलिए किलोमीटर्स है, तो किलोमीटर्स के साथ आर आता है, किलोमीटर्स के साथ जो है आर आता है एक सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर मिनट्स दिए हुए हैं, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हम कैसे चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर में हम इसको फॉर एग्जांपल एमकेएस सिस्टम में, जो कि स्टैंडर्ड सिस्टम है हमारा, एमकेएस सिस्टम में जो है हम इसको चेंज करेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो उसी तरह हम तो 64 किलोमीटर्स में हमारे कितने मीटर्स हो गए, 64 इंटू 1000। उसके बाद 1 मिनट में जो है वो 60 सेकंड्स होते हैं, तो 20 मिनट्स में कितने सेकंड्स हो गए, 20 इंटू 60। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कह सकते इसको, कैलकुलेशन को यानी कि हम कह सकते हैं कि रायता फैला देना कह सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसको सोल्व करने में बहुत मुश्किल आती है। तो पहले आप जितने भी जीरो वाले डिजिट्स है उसको कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा, और 2 5 10, नहीं 2 से आपको जो है यहाँ पे मैं, आप देखिए आप कैलकुलेशन इसकी किसी भी तरह कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो ये क्या होगा आपके लिए इजी होगा। तो हम 2 से 10 को नहीं, 2 से जो बड़ा डिजिट है उसको छोटा कर लेंगे। 2 से ये आसानी से कट जाएगा, 2 3 6 एंड 2 2 4। उसके बाद अभी हमारे पास 10 है और नीचे 6 है, तो 32 इंटू 10। देखिए कभी कभी ना बच्चे बहुत ज्यादा, मैंने भी ये किया है अपने स्कूल लाइफ में, कि हम क्या करते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसको 6 को यहीं पे काट दिया, जो है मतलब हम कंसाइज वे में कैलकुलेशन करने की जरूरत मतलब वो करते हैं। देखिए आप स्टूडेंट हैं, आप जो है अपनी गलतियों से सीखने की आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए। तो आप ये दूसरों को दिखाने के लिए कि, या फिर ये सोच करके कि दूसरे क्या सोचेंगे अगर मैं इतना लंबा लंबा इसको, जैसे मैंने यहाँ पर वापस से लिखा, मैं टीचर होकर के इसको वापस से लिख रही हूँ ताकि गलती नहीं हो। फाइनल आंसर आपका मैटर करता है, ना कि आपने लॉन्ग वे से आंसर निकाला है या शॉर्ट वे से आंसर निकाला है। ज्यादा बेहतर है कि आप शॉर्ट वे से आंसर निकालिए, लेकिन आप गलत आंसर ना निकालें। इससे बेहतर यह है कि आप लॉन्ग वे जाकर के जो है वो आंसर सही निकालें। तो आंसर आपका सही होना चाहिए, आप मेथड चाहे शॉर्ट लें या लॉन्ग लें, शॉर्ट मेथड आपको सीखना चाहिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट मेथड से जाते हैं, ज्यादा इसको शॉर्टकट में करने की कोशिश करेंगे, तो उससे गलतियों के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जहां गलतियां होती हैं ऑब्वियसली वो सब कुछ ही फिर खत्म हो जाता है आपका, अगर आपका आंसर ही गलत आ गया, राइट। तो इसको दोबारा लिख लीजिए, यहाँ ज्यादा खिचड़ी सी पक रही है तो इसको दोबारा लिख लीजिए। 6 को काटेंगे हम किससे, 6 5 30 पॉइंट, और जो है 30 20 6 3 18 6 3 18, यानी कि, और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट आगे आ जाएगा, 53.333। तो अब चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी किसको कहते हैं, क्या होती है वेलोसिटी। जैसे कि हमने स्पीड में पढ़ा कि
हम स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं, यानी कि हम डिस्टेंस को लेते हैं और ये देखते हैं कि इतना डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगा, तो बताइए ये ऑब्जेक्ट जो है वो कितना फास्ट चल रहा है। लेकिन वेलोसिटी को कहा जाता है स्पीड विद डायरेक्शन। देयरफॉर वेलोसिटी को हम एक और नाम दे सकते हैं जो कि है स्पीड विद डायरेक्शन। ये है क्या, वेलोसिटी। यानी कि हम, ये भी एक तरह की स्पीड ही है, यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ को हम जो है कंसिडर कर रहे हैं कि अगर हम किसी एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो सबसे छोटा पाथ अगर हम कंसिडर करें, छोटा सबसे छोटे पाथ पर अगर हम चलें, तो उस पाथ पर चलने में हमें जितना टाइम लगेगा उस पाथ की डिस्प्लेसमेंट को उस टाइम से डिवाइड करके जो हमें स्पीड जो हमारी होगी उस पाथ को कवर करने की विद डायरेक्शन, उसी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट यानी कि हमें जो है कितना फास्ट है, कितना फास्ट है या कितने स्लो है, रेट मतलब कितने फास्ट हैं या हम कितने स्लो हैं, ऑफ इज कॉल्ड स्पीड नहीं, इज कॉल्ड sorry, is called we have velocity is called velocity। अब देखिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस जो वेलोसिटी है हमारी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेलोसिटी है हमारी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है, इसमें हम मैग्नीट्यूड भी देखेंगे। मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट, तो हम 3 मीटर पर सेकंड क्या हो गया उसकी, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ईस्ट क्या हो गई, उसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो वेलोसिटी का मतलब है या तो उसका मैग्नीट्यूड या फिर उसकी डायरेक्शन। ठीक है, इन दोनों बातों पर वेलोसिटी डिपेंड करती है। डिपेंड करने का मतलब क्या, अगर आपने मैग्नीट्यूड चेंज किया तो भी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर आपने डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर दी तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर आप दोनों चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज ही हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप जो है, जैसे कि यस, जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कुलर जो है क्या है हमारे पास, एक सर्कुलर पाथ है। जैसे कि एक सर्कुलर पाथ है, तो इस पर एक गाड़ी है जो कि चल रही है किससे, 3 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। वो क्या, किससे चल रही है, एक गाड़ी है यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो कॉन्स्टेंटली इस पर घूमे जा रही मतलब इस पर चक्कर लगाए जा रही है, और इसकी स्पीड क्या है, 3 मीटर पर सेकंड। अब मैं स्पीड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, अभी हम डायरेक्शन की बात करते हैं इसकी। अब इस सर्कल पर जो है इस गाड़ी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। सर्कल को डिफाइन ही ऐसे किया जाता है कि ऐसी कर्व्ड लाइन जिसकी डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी सिंगल पॉइंट। ये गाड़ी अभी इस तरफ चल रही है, थोड़ा सा आगे और बढ़ेगी, अभी इसकी डायरेक्शन ये है, थोड़ा सा अगर ये यहाँ पर आ जाएगी तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पर आएगी इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, और आगे आएगी इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ पर चलेगी इसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ हो जाएगी, इस जगह पर चलेगी इसकी डायरेक्शन आगे की तरफ। तो ये इस गाड़ी की डायरेक्शन ना हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी में हम क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। मैग्नीट्यूड हमने पहले डिफाइन कर लिया कि मैग्नीट्यूड जो है इसका 3 मीटर पर सेकंड है, और ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही गोल 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 चक्कर काटे जा रही है। तो मैग्नीट्यूड तो हमारा फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन हमारी चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी बदल रही है, इसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बदल रही है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो वेलोसिटी बदलेगी, हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेलोसिटी बदलेगी, हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर देंगे तो
भी वेलोसिटी बदलेगी। हम डायरेक्शन फिक्स रखेंगे, मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे तो भी वेलोसिटी बदलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, सीधा रोड पर जा रही है, पहले वो जो है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, अब थोड़ी देर के बाद वो जो है 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है आगे जा रही है। डायरेक्शन तो इसके सामने ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसकी स्पीड का चेंज हो गया, देयरफॉर इसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वो चेंज हो गई। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, वेलोसिटी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर। जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सब वेक्टर का मतलब ही होता है कि हम उसमें मैग्नीट्यूड भी देखेंगे, हम उसमें डायरेक्शन भी देखेंगे। टेबल बना दी है, ठीक है, ये डायरेक्शन है। हमें ये बताना है कि वेलोसिटी किस किस जगह पर किस किस केस में चेंज होगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे बताएंगे, देखिए, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन नहीं बदली, तो वेलोसिटी चेंज होगी। अगर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ, डायरेक्शन बदल गई, तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, तो भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गई, तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर दोनों जगह में से एक भी जगह आपको मिनिमम टिक दिख रहा है, तो आप ये समझ जाएंगे कि वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि ये इन दोनों बातों पर डिपेंड करती है। और ये कार वाला एग्जाम्पल जो है, इसमें हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार की स्पीड तो कांस्टेंट है, जैसे कि 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन कार की डायरेक्शन जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जिसकी वजह से, लेकिन कार की डायरेक्शन जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी बदल रही है। यूनिट, यूनिट क्या है इसकी, यूनिट इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी 1 मीटर में 1 सेकंड चला, नहीं, यूनिट इज मीटर पर सेकंड, यूनिट इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड एंड, यहाँ पर मैं इस हेडिंग को और थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगी, एंड सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए, एक ए पॉइंट से हम जा रहे हैं बी पॉइंट की तरफ, एक आदमी जा रहा है। ये आदमी शुरू शुरू में स्लो चला, थोड़ा सा यहाँ पहुंचा ये, है ना। उसके बाद थोड़ा सा फास्ट चला, यहाँ पहुंच गया। उसके बाद थोड़ा सा फास्ट और चला, ये यहाँ पहुंच गया। शुरू शुरू में इसने क्या किया था, स्लो चला था, थोड़ा सा स्पीड स्लो रखी थी अपनी। बीच में क्या हुआ था इसका, थोड़ा सा ये फास्ट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ इसका, थोड़ा सा और फास्ट हो गया, और फाइनली ये बी पॉइंट पर पहुंच गया। अब अगर हम इस आदमी की स्पीड जानने की बात करें, तो इसमें हमें 3 तरह की स्पीड दिखाई दे रही है, स्लो, फास्ट, फास्टर। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में ये चला 10 मीटर पर सेकंड से, उसके बाद चला 20 मीटर पर सेकंड से, उसके बाद चला ये 40 मीटर पर सेकंड से। तो और इसको टाइम लगता है पूरा यहाँ पहुंचने में 10 सेकंड, ठीक है। इसको क्या लगता है, कितना टाइम लगता है यहाँ ए से बी पहुंचने में, 10 सेकंड। अब अगर हमसे ये कोई पूछेगा कि बताओ ए से बी पहुंचने में इस आदमी की स्पीड कितनी थी, तो हम तो भाई सोच में पड़ जाएंगे, इसको इन तीनों में से कौन सी स्पीड बताऊं मैं, क्योंकि तीनों ही सही हैं। ये कुछ देर तक 10 मीटर पर सेकंड से भी चला है, कुछ देर तक 20 मीटर पर सेकंड से भी चला है, और कुछ देर तक 40 मीटर पर सेकंड से भी चला है। तो हम भाई सोच में पड़ जाएंगे कि हम कौन सी स्पीड इसकी बताएं। यहाँ पर आता है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब हमें कोई एक ऐसी स्पीड बतानी होगी जिससे हम उसको ये बता सकें कि लगभग इस स्पीड के आसपास
वो आदमी ए से बी तक चला है, तो हम वो स्पीड कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जितना भी वो चला है, बीस मीटर, अगर 10 मीटर पर सेकंड से चला है और टाइम 10 सेकंड लगा है, तो s इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करके हम निकाल सकते हैं इसको, कितना डिस्टेंस चला वो। डिस्टेंस है 10 मीटर, और सॉरी, स्पीड है 10 मीटर, और डिस्टेंस हमें निकालना है d1, और टाइम है हमारा 10 सेकेंड। तो इसी तरह से हमारा d1 हो गया 100 मीटर्स, d2 हमारा इसी तरह से हो गया 200 मीटर्स, d3 इसी तरह से हमारा हो गया 400 मीटर्स। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है d1 प्लस d2 प्लस d3, यानी कि टोटल डिस्टेंस। हम पहले ऐसे लिखते हैं इसको, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी। हम पहले ऐसे लिखते हैं इसको, एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, 10 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, d1 प्लस d2 प्लस d3, 100 प्लस 200 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड हमारी कितनी हो गई, एवरेज स्पीड हमारी क्या हो गई, 70 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब हम इसको बता सकते हैं कि ए से बी चलने में इसको, इसकी स्पीड जो लमसम या लगभग लगभग जो बोलते हैं ना, लगभग इसकी स्पीड जो है वो 70 मीटर पर सेकेंड रही होगी, जिसकी वजह से ये ए से बी तक जो है चला गया। ठीक है, इसको कहते हैं हम एवरेज स्पीड। और ये जो हमने देखा, ये जो हमने ऑब्जर्व किया कि 10 मीटर पर सेकंड से ये शुरू में चल रहा है, उसके बाद 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसके बाद 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये हमारी क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये हमारी क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको कहते हैं, जो स्पीड ऑब्जर्व्ड एट ए पर्टिकुलर टाइम। एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, स्पीड ऑब्जर्व्ड, आने दो भाई आने दो, ऑब्जर्व्ड फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकंड से टोटल टाइम हमने देख लिया कि 10 सेकंड लगा। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड ये जो है फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड तक चला, तो 2 सेकंड पर, 1 से लेके 2 सेकंड तक ये 10 मीटर पर सेकंड से चला, ये हो गई इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि उस इंस्टेंट पर कितनी स्पीड थी। और ये टोटल जो हमने इसको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन d1 प्लस d2 प्लस d3 करके निकाला, ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड। इन दोनों में डिफरेंस आपको पूछ भी सकते हैं, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ बनाया, वरना इन दोनों को इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में 9th क्लास के लेवल पर नहीं पूछा जाता है जनरली। फिर भी हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एवरेज स्पीड सेम गोज विद द एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, दिस इज स्पीड कैलकुलेटेड या फिर ऑब्जर्व्ड स्पीड कैलकुलेटेड फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम।
यानी कि एक टाइम इंटरवल में, जैसे कि 0 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड तक हमने 10 सेकंड तक हमने ऑब्जर्व किया, जैसे कि 0 सेकंड से लेकर के हमने 10 सेकंड तक ऑब्जर्व किया, इसको कहेंगे हम स्पीड ऑब्जर्व्ड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फिर टाइम स्टैम्प। ठीक है, एक पर्टिकुलर, जैसे हमने देखा कि 2 सेकंड जब हो रहे थे तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है तो स्पीड ही एवरेज हो कि इंस्टेंटेनियस यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड ही होती है, इसकी भी यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड ही होती है। ठीक है, ये मेनली मेनली यही डिफरेंस है दोनों में। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है इसी को कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर्स इन 4 सेकंड्स। सबसे पहले यूनिट देखिए, यूनिट कहीं गड़बड़ सिस्टम में तो नहीं दी हुई है, एक सिस्टम में लेकर के आइए, यहाँ यूनिट सही दी हुई है तो हम इसको जो है ऐसे ही एज इट इज यूज कर लेंगे, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, मीटर है और सेकंड है। एंड देन अनदर 16 मीटर्स इन 2 सेकंड्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो ईज के लिए हम तो वैसे भी डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं, 16 + 16 इज इक्वल टू 32 एंड 4 + 2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 6, तो 32/6 करके हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे की कैलकुलेशन वीक है, उसको जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं समझ में नहीं आती हैं, तो वो क्या करे, सबसे पहले तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को उसका डायग्राम बनाए। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर्स इन 4 सेकंड्स, सबसे पहले एक लाइन बना ले और मान ले उसको कि ये है 16 मीटर्स की लाइन। अब इसमें टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम को हम t1 मान लेते हैं, टाइम क्या दिया हुआ है 4 सेकंड्स। 16 मीटर से ये d1, यानी कि d1 डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस नंबर 1 इज 16 मीटर्स। उसके बाद दूसरा डिस्टेंस जो है उसने कवर किया है, जिसको हम d2 मान लेते हैं, दैट इज 16 मीटर्स। अगेन 16 मीटर्स, ये मैं d1 ले रही हूँ इसको, यानी कि डिस्टेंस नंबर 1, और ये डिस्टेंस नंबर 2, ये t1 है और ये t2 है। ठीक है, तो d2 क्या है 16 मीटर एंड t2 क्या है 2 सेकेंड्स। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, हमने इसको डायग्राम में बना लिया तो इससे हमें ईज होगा, क्या होगा, ईज होगा कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्लीनली लिख देते हैं 60 मीटर्स। अब क्या करेंगे, हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे जो हम पढ़ करके आए हैं। फॉर्मूला आपको याद करने की बस एक ही ट्रिक होती है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा पहले फॉर्मूला लिखें, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करें। डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन उससे आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तो एवरेज स्पीड का पहले लिख लीजिए फॉर्मूला, चाहे आपको याद हो या ना हो, उसको लिख लीजिए। ठीक है, देख के लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज d1 प्लस d2, t1 प्लस t2। ठीक है, 16 मीटर्स प्लस 16 मीटर्स, 4 seconds plus 2 seconds, that is 32 meters by 6 seconds, that is 5.333333 इन्फिनिटी तक, यानी कि इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 5.3। ठीक है, आई होप कि ये आपको बात समझ में आई होगी। अगर हम टोटल टाइम देखना है, अगर हमें क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पिछले वाले सवाल में जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, पिछले वाले जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि टोटल टाइम जो है वो 10 सेकंड है। हो सकता है आपको ऐसा भी दे दे कि यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस दे दे, जैसे आगे हमने अभी 7.1 एग्जाम्पल किया, अभी जो हमने एग्जाम्पल किया उसमें डिस्टेंस और टाइम अलग अलग दे रखा था, तो आपको पहले जो है उसकी
क्या करनी पहले जो है पहचानना था कि कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा टाइम है, उसके बाद उसको अलग-अलग फॉर्मूले में पुट करना था। जैसे यहाँ टोटल टाइम हमने ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको बता दिया कि भाई पूरी जर्नी में इसको 10 सेकंड लगे, बस दैट्स ऑल। अब वो कितनी स्पीड से कितना टाइम तक चला वो हमने इसमें डिफाइन नहीं किया था। लेकिन आपको क्वेश्चंस ऐसे भी दे सकते हैं कि आपको D1 यानी कि डिस्टेंस और टाइम अलग-अलग दे सकते हैं। टोटल टाइम ना बता करके आपको इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर किया, इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर किया, ऐसे भी दे सकते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टोटल टाइम लिखना है, चाहे वो टाइम एक साथ दिया हुआ हो, जैसे कि पूरी जर्नी में भाई 10 सेकंड लगे, तो हम टोटल टाइम 10 सेकंड उठा करके रख देंगे। अगर हमें ऐसे दिया हुआ हो कि इतना डिस्टेंस इसने 4 सेकंड में कवर किया, इतना डिस्टेंस इसने 6 सेकंड में कवर किया, तो यहाँ भी टोटल टाइम 6 + 4 कितना हुआ? 10 सेकंड, तो तब भी हमको 10 सेकंड ही रखना है, यानी कि 6 + 4 करके हम 10 सेकंड ही रखेंगे। तो T1, T2 और D1 एंड D2 में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जितने डिस्टेंस दिए हुए हैं सबको जोड़ दीजिए, जितना टाइम दिया हुआ है सबको जोड़ दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, योर एवरेज स्पीड विल बी इन योर हैंड्स। ओके, बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है। तो आई होप कि बात आपको समझ में आई होगी, बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया था मैंने, ठीक है। आगे भी शायद एक और एग्जाम्पल है। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हम ओरिजिनली जो कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो हमने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमें जो है उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बतानी होगी। हर बार जैसे हमने आपको आई होप कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। जैसे हमने यहाँ पर टोटल डिस्टेंस लिया ना, डिस्टेंस में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी जिस तरह यहाँ पर D1 और D2 दिया हुआ है, उस तरह कभी भी हमको ऐसा नहीं दिया हुआ रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट नंबर 1 ये है, डिस्प्लेसमेंट 1 प्लस डिस्प्लेसमेंट 2, ऐसा नहीं दिया हुआ रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करती। वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पर भी। वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? डायरेक्शन पर भी। तो इस डिस्प्लेसमेंट के साथ हर बार जब भी आप डिस्प्लेसमेंट देंगे आपको डायरेक्शन देनी होगी। इस वजह से वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी को हम, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज वेलोसिटी जो ओरिजिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला नॉर्मल वाला जो फॉर्मूला होता है वो तो डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है। जो नॉर्मल वाले फॉर्मूला होता है उसमें हम सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी 9th क्लास के लेवल पर। लेकिन अभी जो हम नॉर्मल हमने फॉर्मूला देखा कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये क्या है? वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इसको क्या कहते हैं हम? अरिथमेटिक मीन। कि भाई सिंपली हमको दे दिया कि 4 मीटर पर सेकंड से पहले चल रही थी और 5 मीटर पर सेकंड से बाद में चली, तो बताओ ये लगभग किस स्पीड से किस वेलोसिटी से चली। यहाँ पर हम इसलिए ये बात हम इस तरह से इसका फॉर्मूला हमने इसलिए बनाया क्योंकि हम जो है डायरेक्टली सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारा जो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड पता लगता है, जो हमारी जो ओरिजिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है उसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता लगता है, डायरेक्शन नहीं पता लगती। इस वजह से हमने इस तरह का फॉर्मूला बनाया कि इसका हम चुपचाप अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? अरिथमेटिक मीन, यानी कि मैथमेटिकल हाफ निकाल लेंगे। अरिथमेटिक मीन को क्या कहते हैं? मैथमेटिकल हाफ। मैथमेटिकल हाफ का मतलब कोई भी चीज इतनी चल रही है, इतनी चल रही है, बताओ बीच की कोई क्वांटिटी ऐसी बताओ जिसमें वो चीज जो है लगभग इसके भी करीब हो, इसके भी आसपास हो। फॉर एग्जाम्पल कोई कार जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से पहले चल रही थी और उसके बाद 2 मीटर पर सेकंड से वो बाद में चल रही है, तो बताओ वो एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या होगी? तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ए कार ट्रेवल्स at 2 meter per second initially and 2 meter per second finally. Find average velocity.
देखिए, बहुत टाइम से आपकी ये कन्फ्यूजन होगी कि यार ये एवरेज वेलोसिटी में हम टाइम को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं। आज आपकी आई होप कि ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि एवरेज वेलोसिटी में हम नॉर्मल फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ करते, क्यों हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, क्यों हम इसको बिना टाइम के अरिथमेटिक मीन निकाल करके सॉल्व करते हैं। आज आपकी कन्फ्यूजन पूरी तरह से मैंने क्लियर कर दी है कि क्योंकि अगर हम इसको टाइम कंसिडर करके, इसका डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। और क्लास 9th के लेवल पर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं ये हमें नहीं पढ़ाया जाता है। क्लास 11th में सबसे पहला चैप्टर आपका बेसिक मैथ, जिसके अंदर आपको वेक्टर पढ़ाया जाएगा कि अगर कोई भी वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन, उसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। ये चीज़ आपको क्लास 9th में नहीं पढ़ाई जाती। इसलिए अभी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको सवाल ही उस तरह का पूछा जाएगा कि बताओ ये शुरुआत में इसकी इतनी स्पीड थी, बाद में इसकी इतनी वेलोसिटी है, शुरुआत में इसकी इतनी वेलोसिटी है थी, बाद में इसकी, आपसे सवाल ही ऐसा पूछा जाएगा कि शुरुआत में इसकी इतनी वेलोसिटी थी, बाद में इसकी इतनी वेलोसिटी है, बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, आपको ये फॉर्मूला जो है क्या कर देना है, वहां पर अप्लाई कर देना है। ठीक है। ओ ओ ओ, ये क्या हो गया। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला जो है क्या कर देना है, वहां पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, वी एवरेज इज इक्वल टू, वी एवरेज इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस वी फाइनल, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 प्लस 2 मीटर्स डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये दोनों तो वेलोसिटी ही है ना, इज इक्वल टू 4/2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई, सही तो आया ना हमारा आंसर, अगर कोई कार शुरू में भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, बाद में भी 2 मीटर पर सेकंड से चलेगी, तो बताइए उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ऑब्वियसली 2 मीटर पर सेकंड ही होगी ना उसकी एवरेज वेलोसिटी, और कुछ 4 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड तो नहीं होगी ना। तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा अरिथमेटिक मीन, यानी कि मैथमेटिकली हम इसको आधा कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है वहां जा नहीं पा रहा है, इस वजह से हम इसको यहीं पढ़ लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, यानी कि उषा जो है, उषा एक लड़की है जो कि तैर रही है एक 90 मीटर लॉन्ग पूल से। हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम है, उसको यहाँ बनाते हुए चलते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये है उषा, ये है उषा, और ये तैर रही है कितने लंबे पूल में, 90 मीटर लॉन्ग पूल में ये जो है क्या कर रही है, तैर रही है 90 मीटर। ठीक है, कैसे तैर रही है, अब इसको देखते हैं कि ये कैसे तैर रही है। तो ये कैसे तैर रही है, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। सबसे पहले देखते हैं ये उसने कितना कवर किया, 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। यानी कि उषा ने डिस्टेंस जो कवर किया, डिस्टेंस यहाँ पर बताया जा रहा है, वो कवर किया इसने 180 मीटर। कैसे इसने डिस्टेंस कवर किया 180 मीटर, ये पहले इधर गई 90 मीटर, उसके बाद ये वापस लौट के अपनी जगह पर चली गई। तो 90 मीटर जाने में डिस्टेंस जो है वो हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है, आपको तो पता ही होगा। 90 मीटर आने में इसने जो है कवर किया, तो टोटल इसने कितना कवर किया, 180 मीटर इसने आने जाने में कवर किया। तो इसने क्या किया उषा ने, कि उषा ने एक स्विमिंग पूल के एक एंड से अपना सफ़र स्टार्ट किया, अपनी स्विमिंग स्टार्ट की, एक एंड पर गई और फिर वापस लौट करके जहाँ से आई थी वहीं पर चली गई। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। टाइम इसमें दिया हुआ है 60 मिनट्स। देखिए यहाँ पर आपको
फंसाने की कोशिश की जा रही है कि 1 मिनट दिया हुआ है यहाँ पर टाइम, तो 1 मिनट नहीं, मीटर्स के साथ MKS सिस्टम में क्या हम यूज़ करते हैं, सेकंड्स यूज़ करते हैं। टाइम किस में दिया हुआ है हमारा, सेकंड्स में, मिनट्स में दिया हुआ है, तो हम टाइम सेकंड्स में यूज़ करेंगे, यानी 80 सेकंड करें, यानी कि 60 सेकंड्स। ठीक है, तो टोटल टाइम हमें दिया हुआ है, ये क्या होता है, टोटल टाइम। टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 60 सेकेंड्स। D1 हमारा 90 है, यानी कि जाने वाला, D2 हमारा 90 है, यानी कि आने वाला। देयरफॉर 180 मीटर्स जो है इसने क्या किया, कवर किया। तो एवरेज स्पीड इसकी क्या हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो गई, एवरेज स्पीड। अब पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जरा इसको सॉल्व करके बताएं कि ये एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या होगी। तो आप ऑब्वियसली ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अरे यहाँ तो गड़बड़ हो गई, इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पर दी ही नहीं है ना, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है। यहाँ पर तो हमें कुछ डिस्टेंस इसका दे रखा है, उसके बाद टाइम दे रखा है। हम यहाँ किस में डील कर रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम में। और आप कहेंगे कि आपने तो बताया था कि डिस्टेंस और टाइम में जो है एवरेज वेलोसिटी को डील नहीं किया जाता है। एब्सोल्युटली सही आपने पकड़। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है क्या नहीं होगा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना हमको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ना हमको यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे यहाँ ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर किसी पॉइंट से चला जाए, सफ़र किया जाए, यहाँ वहाँ घूम करके वापस हम उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, यानी 0/सन्नाटा हो जाता है। दैट मीन्स वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो वेलोसिटी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, ऑब्जर्वेशन की हेल्प से सॉल्व हुआ। यहाँ हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे ही नहीं रखी थी जो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, तो इस वजह से ये कैसे सॉल्व होगा, ऑब्जर्वेशन से। यानी हमने ऑब्जर्व किया कि उषा ने पूल के स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, आते हुए उषा पूल की, यानी कि पूल की शुरुआत से शुरू किया था स्विमिंग, और वापस ये अपनी जगह लौट करके आ गई जहां से इसने स्विमिंग स्टार्ट की थी। तो मतलब उषा का नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। दैट मीन्स उषा की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। दैट मीन्स उषा की एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। यानी कि ये सारा का सारा मामला हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं। एवरेज वेलोसिटी अगर हमें कहीं पर ऐसे डायरेक्टली पूछा जाएगा तो हमेशा वहाँ पर वेलोसिटी दी हुई होगी। अगर नहीं दी हुई है तो क्वेश्चन को गौर से देखिए, ऑब्जर्व करिए कि कहीं यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो रहा कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो रही हो, तो हमें उसी हिसाब से आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर, ये NCERT का, मैं लिख देती हूँ, NCERT का एग्जाम्पल क्या है, ये 7.3 है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खुद से इसकी आंसर राइटिंग कर लीजिएगा। अब एक्सेलरेशन को जो है हम वो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, आखिर कैसे। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, रेट का मतलब होता है फास्ट या स्लो, फास्टली चेंज हो रहा है या स्लोली चेंज हो रही है। वेलोसिटी तो अभी हम पढ़ के आए ही है, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ये कैसे, ये इसका मतलब क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अपने फादर के पीछे बाइक पर बैठे, उन्होंने शुरू शुरू में बाइक को स्लोली आगे बढ़ाया, उसके बाद बाइक जो है आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अपनी बढ़ाती चली गई। फादर आपके एक्सेलरेटर को, यानी कि गियर एक्सेलरेटर को जो है वो घुमा रहे हैं, और बाइक की स्पीड क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो हम क्या, उस केस में क्या कर रहे हैं, हम वेलोसिटी को बाइक की एक डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। उसी तरह अगर आप अपने फादर के पीछे बाइक पर बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि फादर ने ब्रेक अप्लाई किया, तो बाइक जो है वो एक ही डायरेक्शन में उसकी स्पीड कम 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 होती गई, और फाइनली वो रेस्ट पर आ गई। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या तो चेंज में इंक्रीज हो सकती है, यानी कि बाइक चल पड़ी और जो है, या फिर कार चल पड़ी और उसकी वेलोसिटी आहिस्ता 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 बढ़ती जा रही है। या फिर ये डिक्रीज हो सकती है,
यानी कि एक कार है, उसने उसके जो ड्राइवर है उसने ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद कार की वेलोसिटी कम होती गई होती गई होती गई और वो फाइनली रेस्ट पर आ गई। तो ये जो हम चेंज कर रहे हैं ना वेलोसिटी को, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। तो हमारी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि किस रेट से कितनी तेजी से या कितनी आहिस्ता वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट से इससे कुछ कोई नाता रिश्ता होगा। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन देखते हैं। उसी तरह वेलोसिटी में भी हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही देखते हैं। उसी तरह एक्सेलरेशन में जो हम वेलोसिटी को यूज करेंगे वो भी हमेशा हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही देखेंगे, पाथ से हमें मतलब है ही नहीं। ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन की कोई बात है ही नहीं। एवरेज वेलोसिटी को मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है, उसमें टाइम से कोई लेना देना नहीं होता, डिवाइड में होता है 2। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हम टाइम के हिसाब से ही तो देख रहे हैं कि कितनी फास्टली वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितनी फास्टली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या कितनी फास्टली वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में ऑब्वियसली टाइम आएगा, डिवाइड में टाइम आएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। हम टाइम ही के तो रिस्पेक्ट में देखेंगे ना कि कौन सी वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, एक्सेलरेशन। v इनिशियल क्या होता है, वी इनिशियल को हम वी आई लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में, इसके एकदम बराबर में नहीं लिखते, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, टी जो है टाइम, और यूनिट क्या रहेगी इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट। अब ये यूनिट कैसे आई, जरा हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल 3 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो रहा है भाई, फॉर एग्जांपल हमसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन। वी इनिशियल हमें दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, वी फाइनल हमें दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ही तो मिलेगी ना। तो 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, यानी 1 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे सेकेंड इंटू सेकेंड, दैट इज सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये यूनिट हमारी यहाँ पर आ गई। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप उसको एकदम, आपको फ्रीडम है कि आप जो है, जो भी आपका डाउट है वो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। वैसे तो कोई डाउट इसमें इतना आना नहीं चाहिए, अगर फिर भी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को
अगर आपको खुद समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, तो आप अपने जो फेलोज़ हैं, उनके साथ भी ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है? क्योंकि यहाँ जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, वो पेड बेसिस में दिया जाता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको वही कंटेंट हम यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड करें, ठीक है? तो इस चीज़ को आप जो है अपने फेलोज़ में फैलाइए कि देखो ऐसा भी चैनल है एक, एनसीईआरटी टोटल हम फॉलो कर रहे हैं। आपने अभी भी देखा, हमने एनसीईआरटी से एग्ज़ाम्पल उठा करके किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर करेंगे और आपकी स्कोर करने से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फ़िज़िक्स में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है? तो थैंक यू सो मच।